कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका मयंक सर आप सभी से मिलने के लिए आ गया है। तो जैसे कि हम लोग सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के साथ अच्छे से अच्छे कंटेंट को शेयर कर पाएँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत सिंपल तरीके से बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो डरा नहीं रहा हूँ, धमका नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ इतनी ही बात कह रहा हूँ कि जिस काम को आप कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे, एक ना एक दिन उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। पूरा सिलेबस तो एक दिन में नहीं पढ़ाते, है ना, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल करके एक समय ऐसा आएगा कि अगर ये आप पर डे कर रहे हैं ना तो चीज़ें हो जाएंगी। तो आज क्लास नाइन्थ वाले बच्चों के लिए हम आए हैं और क्लास नाइन्थ के लिए एक चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का पूरा पूरा लेक्चर आपको सारा अपलोड करूंगा और सारी चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट करेगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। बहुत पसंदीदा चैप्टर है। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन क्या होता है ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशन के बारे में धीमे धीमे सब बताना शुरू करूंगा और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ग्रेविटेशन क्लास 11th में भी मिलेगा, 11th में भी आएगा। दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वहां थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है और यहाँ उसका ओवरव्यू होता है। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत जैसी होती है, सबसे पहले हमें जानना है कि ये ग्रेविटेशन होता क्या है। व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। नहीं तो सिर्फ वही स्कूल वाला कॉन्सेप्ट, वही कोचिंग, तब सॉरी किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वही पुराने कॉन्सेप्ट पे हम बात करना शुरू कर देंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन वगैरह ना। ठीक है, इन द यूनिवर्स, सुनिएगा ध्यान से, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इन द यूनिवर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। हमारे ब्रह्मांड में हर एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रही है। दोबारा सुनिएगा, इन द यूनिवर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फिनोमेना इज नोन एज ग्रेविटेशन। यानी हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब अट्रैक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, वो तो हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना कहलाती है इसे क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशन कहा जाता है। यानी मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, each and every object attracts each other। यानी हमारे ब्रह्मांड में हर एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। अच्छा, अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स लगाएगा। भाई अगर मैं आपको खींच रहा हूँ, आप मुझे खींच रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच में कुछ ना कुछ क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत आसान तरीका है भाई, मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो। कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, अगला शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग तो हमारी ग्रेविटेशन होती है। उसके बाद वही सबके गुरु, हमारे गुरु और आपके गुरु, फिजिक्स में जो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, न्यूटन बाबा। तो न्यूटन बाबा आए और न्यूटन बाबा ने कुछ नए नए कॉन्सेप्ट देना शुरू कर दिया। बाबा इसलिए कि बहुत सम्माननीय है, तो हम लोग आराम से बात करेंगे। बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है, उनकी वजह से ही हम आप एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। फिजिक्स बहुत बड़ी होती है। ठीक है, देखिए तो बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है दोस्त, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने कुछ बातें बताई, इसमें न्यूटन ने कुछ बातें बताई जिसको हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, आइए। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि चलिए मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये वाला है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला है। इस ऑब्जेक्ट का मास है हमारा m1 और इस ऑब्जेक्ट का मास हमारा क्या है, m2। और इनके सेंटर से ध्यान रखिएगा,
इनके सेंटर से इन दोनों के बीच की दूरी मैंने मान ली है r। क्या मान ली है दोस्त, क्या मान ली बेटा, मैंने मान ली है r। तो इसका मास m1 है, उसका मास m2 है, और दोनों की बीच दूरी क्या है, r। तो ऐसा है ना कि दो ऑब्जेक्ट तो है और अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा आओ, और ये भी क्या कह रहा होगा आओ। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। अब जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन बुला तो रहे हैं। यहाँ देखिए कैसे बुला रहे होंगे, ये देखो F is directly proportional to the product of their masses। ये पहली बात बताई कि दोनों को जो मास है, मास होता है, इनका मल्टीपल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मास बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मास कम कर दोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये पहली स्टेटमेंट निकल के आई। दूसरी, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये लो बड़ी बात देखो, इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर मास अगर बढ़ रहा था तो फोर्स बढ़ जाती, लेकिन यहाँ क्या होगा उल्टा, अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगी, और दूरी अगर कम होगी तो फोर्स अपने आप बढ़ जाएंगे। इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल भी समझिए, ये दोनों भी यहाँ मैंने बना रखा है, ठीक है। इसको उठाऊं और उठा करके लेके यहाँ चलाऊं, दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे ही दूरी बढ़ेगी अपने आप फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा ये ले, मैंने क्या कहा ये ले, तो जैसे मैं इसको उठाकर यहाँ लेके आऊंगा दूरी बहुत कम हो जाएगी, और जब दूरी बहुत कम हो जाएगी तो फोर्स बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। ये होता है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। अब ये तो हो गया फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अगर दोनों में देखा जाए तो क्या होगा भैया, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इनके प्रोपोर्शनल है, दोनों आपस में अगर कंपेयर कर दिया जाए तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ या नहीं, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब भी कभी प्रोपोर्शनल का साइन घटता है, ये वाला साइन घटेगा ना, तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, नया कांस्टेंट आ जाता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो F बराबर हो जाएगा G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, फॉर्मूला निकाल के लाए हैं कौन, न्यूटन जी। क्या, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोबारा से यहाँ लिखता हूँ, देखता हूँ क्या है, यानी F बराबर जो तुम पढ़ के आए हो, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे बात करते हैं, F क्या है, फोर्स, R क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, m1 m2 क्या है, मास। अब ये G क्या है, इसी के बारे में समझना है। इसी G को हम लोग कहते हैं, ये जो G है, इसी G को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बात समझे बेटा। इसी G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू निकल जाती है, अभी याद कर लो, फिर निकलवा के दिखाता हूँ कैसे आती है। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। आने वाली क्लासेस में मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताऊंगा कि क्यों आई, कुछ और क्यों नहीं आई, या कैसे आई, इसके बारे में जानना पड़ेगा। अभी जो समझाने का प्रयास करूंगा उसके बारे में बात करूंगा। तो ये तो मुझे याद था तो मैंने लिख दिया, तुम्हें थोड़ा याद है, तुम्हें तो क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और कैसे होगा, ध्यान दो, याद करने से बेहतर है पहले समझ लो कि हुआ कैसे। देखो फॉर्मूला को देखते ही यूनिट निकालते हैं, जिस भी किसी की यूनिट निकालना हो उसको आप अकेला कर दीजिए, उसको अकेला कर देंगे, बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए, अपने आप आंसर ये देखिए क्या फॉर्मूला था दोस्त। यानी अगर मैं बात करूं SI यूनिट ऑफ G, यानी हम कैपिटल G की SI यूनिट के बारे में जानना चाहते हैं, तो फॉर्मूला लेके आइए। क्या फॉर्मूला है,
एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। जी की बात करेंगे तो जी कैसा होगा, जी को अकेला कर दो, आर को उठा करके नीचे से ऊपर पटक दो और इनको ऊपर चढ़ा के नीचे पटक दो, यानी जी बराबर क्या होना चाहिए, जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होना चाहिए। बात समझ लेंगे तो जी बराबर क्या हो गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब इनकी यूनिट रख दीजिए और आंसर तुम्हारे सामने। बताओ किसमें किसको नापा जाता है, देखो यहाँ से ये बताइए, फोर्स किसमें नापी जाती है, न्यूटन में, डिस्टेंस किसमें नापी जा रही है, मीटर स्क्वायर में, और सॉरी ये किलोग्राम, किलोग्राम तो क्या हो गया, किलोग्राम का स्क्वायर। तो क्या बनकर आ गया, अब इसको कई तरीके से लिखिए, जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, या तो इनको ऐसे लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको जब नीचे से ऊपर लेके आओगे क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर, मतलब यहाँ पे -2। ये सारे तरीके होते हैं वैल्यूज को लिखने के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आराम से पढ़िए और बहुत आराम से समझिए। भागने की आवश्यकता नहीं है कि एक ही दिन में तुम 21 दिन में पैसा डबल कर लो, समझ लो, ऐसा नहीं होता है। चीज़ों को समझने में समय लगता है, और एक बार अगर समझ गए ना तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आया कि नहीं आया? अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आया तो बात करें आगे। तो बहुत सिंपल, स्कूल में आने वाला बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, फिर सिंपली हो जाता है और ये काम खत्म करेंगे। ठीक है, लगातार इसको मिलते हैं और आगे भी इसको जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है।